अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के ऊपर है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें वायरियन के बारे में पता होना चाहिए। तो वायरियन क्या होता है? द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज़ नोन एज अ वायरियन, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जो कि फुली मैच्योर हो और उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर सके, तो ऐसे पार्टिकल को हम कहेंगे वायरियन। जैसे कि ये हमारे पास एक वायरियन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं डीएनए भी है, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड भी है और बाहर इसके एक प्रोटीन कोट लगी हुई है। तो ये हमारे पास एक वायरियन है, यानी कि वायरस का स्ट्रक्चर है। इसी तरह का ये भी हमारे पास एक वायरियन है। तो वायरियन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा, वायरियन के स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड और कैप्सोमेयर्स शामिल हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, तो जो सेंट्रल कोर होता है ना वायरियन का, यानी कि वायरियन का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये आपके सामने एक वायरियन का स्ट्रक्चर है और जो बीच में देखिए सेंटर में आपको जो ब्लैक कलर की स्पाइरल सी लाइन नज़र आ रही है ना, ये हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये हमारे वायरस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर डीएनए वायरस है वो, या वो आरएनए वायरस है। अगर तो वो डीएनए वायरस है तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड की जगह पे डीएनए मौजूद होगा, और अगर वो आरएनए वायरस है तो वहाँ पे आरएनए मौजूद होगा। और इसको हम लोग जीनोम भी कहते हैं, यानी कि ये जो बीच में आपको स्पाइरल सा नज़र आ रहा है, इसको हम जीनोम भी कहते हैं। यहाँ पे आपको ये लेबल हुआ हुआ भी नज़र आ रहा है। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में हमने ये बात याद रखनी है कि वो सेल के सेंटर में मौजूद होगा, वायरियन के सेंटर में मौजूद होगा, और वो डीएनए या आरएनए दोनों हो सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जीनोम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैप्सिड। तो बेटा, जो जीनोम होता है ना, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ होता है एक प्रोटीन कोट ने, और उस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड। यहाँ पे आपको जो स्पाइरल सा ये डीएनए नज़र आ रहा है, इसके बाहर जो ब्लैक कलर की ये बाउंड्री बनी हुई है, इसको यहाँ पे इन्होंने लेबल भी किया हुआ है, देखें कैप्सिड। तो ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट होती है जो कि हमारे डीएनए को, हमारे जीनोम को प्रोटेक्ट करती है और उसको सराउंड करती है। द जीनोम इज़ सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट द कैप्सिड। और कैप्सिड का फंक्शन क्या होता है कि वो एक वायरियन को एक शेप देता है, एक डेफिनेट सी शेप देता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये हमारे वायरियन को इसने एक डेफिनेट शेप दी हुई है। तो ये काम होता है हमारे पास कैप्सिड का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैप्सोमेयर्स। जैसे एक दीवार होती है ना, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनी होती है, यानी कि एक दीवार एक होल यूनिट है और उसके अंदर सब यूनिट्स हैं ईंटें, जो कि मिलके पूरा यूनिट बनाती हैं। उसी तरह यहाँ पे कैप्सिड जो है वो एक दीवार है और उसके अंदर छोटे छोटे जो सब यूनिट लगे हुए हैं ना, वो हैं कैप्सोमेयर्स। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमेयर्स। प्रोटीन के सब यूनिट्स जो कि मिल के कैप्सिड को बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कैप्सोमेयर्स। और इनका जो नंबर है वो काफ़ी वेरी करता होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 162 कैप्सोमेयर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हर्पीस वायरस के अंदर, 252 मौजूद होते हैं एडिनो वायरस के अंदर। उसके बाद बेटा बात आ जाती है कि इन सम एनिमल वायरसेस द न्यूक्लियोकैप्सिड इज़ कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड द एनवेलप। कुछ वायरसेस होते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, न्यूक्लियोकैप्सिड से मुराद है कि न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है वायरस का, उसको बाहर से एक और कवरिंग ने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है और उसको हम कहते हैं दी एनवेलप। और जिन वायरियंस के अंदर ये एनवेलप मौजूद नहीं होता, उनको हम कहते हैं नेकेड वायरियंस। ठीक है, फिर हम इसकी शेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायरियन हमारे पास 4 शेप्स के अंदर यूजुअली मौजूद होता है। उनमें पॉलीहेड्रन है, ये आपके सामने पॉलीहेड्रन शेप है। इसकी बेसिकली बहुत ज़्यादा साइड्स होती हैं, इसीलिए हमने इसको पॉलीहेड्रल कहा है। नेक्स्ट हमारे पास है हीलिकल शेप, जो ये यहाँ पे आपको पर्पल कलर से नज़र आ रही है। थर्ड हमारे पास है एनवेलप, जो कि ये है, इसके ऊपर देखिए प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी हुई है। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स। इसकी शेप ना काफ़ी डिफरेंट होती है बाकी सारी शेप से, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कह रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा, बैक्टीरियोफेजेस जो है ना, उनका भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों होता है, उसकी रीज़न ये है कि बैक्टीरियोफेजेस के अंदर ना 2 तरह के स्ट्रक्चर्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और नीचे वाला दूसरा स्ट्रक्चर है, और इन दोनों ने मिलकर हमारे पास पूरा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बनाया है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। जैसे देखें, ये हमारे पास है आइसोहेड्रल शेप, पॉलीहेड्रल शेप, और ये हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस का हेड बनाती होती है। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास हीलिकल शेप, ये बैक्टीरियोफेजेस की टेल बनाती होती है। और फिर इन दोनों को ज्वाइन करके हमारे पास ये पूरा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें ऊपर पॉलीहेड्रल हेड है और नीचे उसकी स्पाइरल सी हीलिकल सी टेल है। और इन दोनों को ज्वाइन करने से बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर बना वो हमारे पास है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।